राहुल गांधी बोल रहा है वो सच है और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन रहा है। खत्म कहानी। 400 पार क्यों? मैं जवाब देता हूं। आपको हो क्या गया है? सब हम सब की बात सुने हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहजाद चौधरी। आज इंडिया के इलेक्शंस के रिज़ल्ट्स का दिन है। 4 जून इंडिया में इलेक्शंस का रिज़ल्ट अनाउंस होना था, क्योंकि इंडिया में मुख्तलिफ़ मरहलों में यानी कि 7 मरहलों में इंडियन के तमाम रियासतों में इलेक्शंस हुए लोकसभा के, यानी कि जिन इलेक्शंस के बाद नई हुकूमत इंडिया पर जो है वो आएगी और हुकूमत करेगी। वो कौन है? अभी तक जो है बकौल रविश कुमार, जो हिंदुस्तान के बहुत बड़े पत्रकार हैं, सहाफ़ी हैं, जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक टर्म दी थी गोदी मीडिया की, यानी कि नरेंद्र मोदी की फ़ज़ा जिस तरह उनके टीवी चैनल्स ने जिस तरह बनाई थी और जिस तरह के महंगे अरबों रुपएस इंडियन रुपएस में जितनी एडवर्टाइजमेंट हो रही थी, जितने मोदी की गारंटीज़ चल रही थी और मोदी नारे लगा रहे थे कि इस बार 400 पार, यानी कि उन्होंने अपनी इलेक्शन कैंपेन में बार बार मुख्तलिफ़ रियासतों में जाकर, मुख्तलिफ़ इलेक्शन कैंपेन के जलसों में जाकर 400 पार सीटों का दावा किया था कि इस बार हम 400 पार। बेसिकली इंडिया जो है उसमें जो इलेक्शन हो रहा है उसमें 2 इत्तेहाद बुनियादी तौर पर जो वो सामने आए थे। एक एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, दूसरा अलायंस था इंडिया, जिसे कांग्रेस पार्टी है जो वो लीड कर रही है, राहुल गांधी उसे लीड कर रहे हैं। इंडिया का मतलब है कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। इसमें भी मुख्तलिफ़ पार्टियां जो हैं वो छोटी छोटी और बड़ी पार्टी जो हैं मुख्तलिफ हैं, ये मिल के इलेक्शन लड़ रही थी। यानी कि इनमें सीट एडजस्टमेंट तो नहीं थी जिस तरह हमारे यहाँ थी, लेकिन मुख्तलिफ़ पार्टियों का गवर्नमेंटल लेवल का एक इत्तेहाद जो है वो बना था। एनडीए जो है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसे भारतीय जनता पार्टी यानी कि नरेंद्र मोदी की पार्टी जो है वो हेड करती है, ये बेसिकली तो 1998 में बना था और इसके पहले जो चेयरपर्सन थे वो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इंडिया अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। लेकिन इस बार जो इलेक्शन था, जिस तरह हवा बनी हुई थी, जिस तरह फ़ज़ा बनी हुई थी, इंडिया का सारा मीडिया ये फ़ैसला करके बैठा हुआ था और आवाम के जहनों में ये डाल रहा था कि इस बार नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद वो एक बड़ी ताकत के साथ जब आएंगे तो इंडिया को बहुत ऊपर लेके जाएंगे। आज के इलेक्शन जो अभी अनाउंस हो रहे हैं उसके बाद इंडियन एनडीए को यानी कि भारतीय जनता पार्टी को यानी कि नरेंद्र मोदी को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। जो वो नारा लगा रहे थे 400 पार सीटों का, वो बहुत ही उनका यानी कि ख्वाब चकनाचूर हो गया है। इस वक्त के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो बहुत ही भयानक हैं उनके लिए। इस वक्त तकरीबन 290 से 300 के दरमियान एनडीए का इत्तेहाद जो है उनके पास सीटें हैं और जो इंडियन अलायंस है यानी कि जो कांग्रेस पार्टी जिसको लीड करती है वो तकरीबन 240 से 50 के दरमियान उनके पास जो है। और इंडिया में हुकूमत बनाने के लिए 272 का फिगर होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि इससे सादा अक्सरियत हासिल होती है। सादा अक्सरियत हासिल होने के बाद जब आपके पास वोट होते हैं 272 तो आप अपना प्राइम मिनिस्टर ले आते हैं। लेकिन इस वक्त सिचुएशन बड़ी दिलचस्प है कि ये इलेक्शंस जो हैं इनमें जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जो हैं वो उनकी एक फ़ज़ा बनाई गई थी, उनकी परछाई बनाई गई थी, उनके दावे और वादे सामने आ रहे थे और उनको इतना बड़ा झटका क्यों लगा है? तकरीबन 100-110 सीटों का झटका, जिसकी वजह से वो 2/3 अक्सरियत का जो ख्वाब देख रहे थे वो टूटा है। बेसिकली 3-4 उनके जो बड़े भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडर हैं उन्होंने अपनी इलेक्शंस कैंपेन में कुछ दावे किए थे कि आप 400 सीटें हमें दिलवाएं, हम जो अपना आइन है जिसे संविधान कहते हैं वो आइन को हम बदलेंगे। यानी कि उस आइन के बदलने के बाद वोटर्स जो है वो ख़ास तौर पर इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ और इंडिया अलायंस जो है उसकी तरफ मूव हुआ है। दूसरी तरफ जो है उनके बड़े बड़े यानी कि दावे जो थे, मोदी की गारंटीज़ थी। मोदी ने जिस तरह से पूरे इंडिया में, नरेंद्र मोदी ने पूरे इंडिया में जिस तरह अपने होर्डिंग्स लगाए थे, बड़ी बड़ी तस्वीरें और मोदी की गारंटी जो है उनका बड़ा नारा पॉपुलर चल रहा था। उसके बाद पूरा मीडिया उनके साथ था। उसके बाद उन पर जो है मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें चल रही थी, उसमें कुछ महकमे भी उनका साथ देते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन
आज के इन इलेक्शंस ने वो पर्दाफाश कर दिया है। इससे ये समझ आती है कि कहीं ना कहीं इंडिया में भी जो आवाम हैं वो नरेंद्र मोदी की उस तरह की पावर से, ये यानी कि आप कह सकते हैं कि डिक्टेटरशिप बेसिकली जो वो चाहते हैं, उनको फुल इख्तियारात हों, वो आइन बदल सकें, और आइन बदलने के बाद जो अक़लियतें हैं उनके साथ क्या हशर होता, इसका तो अगर वो हासिल कर पाते 400 सीटें, उसके बाद ही अंदाज़ा लगाया जा सकता था। लेकिन इंडियन आवाम ने एक बार उनकी कुव्वत को रुकावट डाल दी है, उसके आगे स्पीड ब्रेकर लगा दिया है। इसमें आप ख़ास तौर पर देखेंगे अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी है उसका और कांग्रेस का जो इस वक्त यानी कि ग्राफ ऊपर आया है वो बड़ा अहमियत रखता है। लेकिन इन इलेक्शंस में किसकी हुकूमत बनेगी, क्या कांग्रेस या इंडियन अलायंस जो है वो हुकूमत बनाने में कामयाब होगा या एनडीए ही की हुकूमत आएगी, ये बड़ा बुनियादी सवाल है। लेकिन अक्सरियत के लिए 272 चाहिए। तो इस वक्त जो इंडियन अलायंस है जिसके हाँ वो पहली मीटिंग हुई थी, उसकी बुनियादें रखने वाली जो शख्सियत थी वो बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार इंडिया के सीनियर सियासतदान हैं जो कई बार बिहार पे यानी कि हुकूमत कर रहे हैं। जो उनके ख्याल से यानी कि मैच नहीं करते वो उनको पलटू राम कहते हैं और दूसरे उनको नीतीश बाबू सबके का नारा देते हैं। तो इस वक्त नीतीश बाबू की अहमियत जो है वो इंडिया में बढ़ती जा रही है। वो इस वक्त किंग मेकर के तौर पर सामने आ रहे हैं। बेसिकली तो उनकी पार्टी ने 16 सीटें तकरीबन हासिल कर रही है उनकी पार्टी, लेकिन वो 16 सीटें जिस तरह पाकिस्तान में MQM और मुस्लिम लीग काफ जो है वो अहमियत रखती है, या आजकल बाप पार्टी है वो अहमियत रखती है, तो नीतीश कुमार वही बनते हुए नज़र आ रहे हैं। उनके बगैर कोई हुकूमत अब बनती नज़र नहीं आ रही। बेसिकली 23 जून 2023 को पहली मीटिंग जो नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़, भारतीय जनता पार्टी के ख़िलाफ़ इंडियन अलायंस की थी, उन्हीं की ये सजेशन थी कि एक अलायंस ऐसा आना चाहिए जो अपोजिशन पार्टीज़ का जो नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ हो। तो वो उन्हीं के घर में हुई थी, लेकिन बाद वो नरेंद्र मोदी के साथ ही मिल गए थे और नरेंद्र मोदी के एनडीए अलायंस में चले गए थे। लेकिन इस वक्त जो राब्ते हैं वो इंडियन अलायंस वाले भी और एनडीए वाले भी उनके साथ कर रहे हैं। अभी तक की खबरों के मुताबिक जो है इंडियन अलायंस ने उनके साथ बातचीत की है, उन्हें डिप्टी प्राइम मिनिस्टरशिप की ऑफ़र की है। लेकिन ये भी खबरों में अगर नीतीश कुमार इंडियन अलायंस के साथ मिल जाते हैं तो इंडियन अलायंस अपनी हुकूमत बनाने में कामयाब हो सकता है। राजेंद्र बाबू की तमिल देशम पार्टी जो है उसको भी 16 सीटें इस वक्त मिल रही हैं जो अभी के इब्तदाई रिजल्ट्स आए हैं। इन इलेक्शंस में पंजाब पर जो है वो मेरी बहुत ख़ास नज़र रही है। पंजाब के इलेक्शंस में जो है वो भगवंत मान जो आम पार्टी के यानी कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी से चीफ मिनिस्टर हैं, जिनको भारी अक्सरियत से पिछले साल 2 साल पहले जो है वो हुकूमत मिली थी, उन्होंने नारा लगाया था कि इस बार जो अकाली दल का सफाया हो जाएगा पंजाब की सियासत से। और उन्होंने कहा था कि क्योंकि पंजाब की 13 सीटें हैं लोकसभा में, तो उन्होंने कहा था कि इस बार 13-0 का मार्जिन होगा, आम आदमी पार्टी 13 सीटें हासिल करेगी। जबकि अभी जो रिज़ल्ट्स आए हैं उसमें कांग्रेस ने बेहतरीन परफॉर्म किया है और अभी तक 7 सीटों के साथ आगे है। और जो श्रोमणी अकाली दल है बादल परिवार की, तो उनमें से 1 सीट अभी तक जो है वो सुखबीर बादल की जो बेगम हैं उनको बठिंडा से अभी तक हासिल होती हुई नज़र आती है। लेकिन पंजाब की सियासत में एक अहम नुक्ता जो है वो इस बार बहुत ही चर्चा में रहा है, बहस में रहा है, वो था खालसा सिख पंथ की सियासत जो है, यानी कि खालिस्तानी सियासत जो है, जो ख़ास तौर पे यानी कि जिसे इंडियन भी हैं वो ये कहते हैं कि ये सरकार को नहीं मानते या इनको नहीं मानते, वो उनकी सियासत में एंट्री बड़ी शानदार रही है। अभी पिछले 2 साल से जो एक लड़का बहुत ही ख़बरों में रहा जिसने सिख सियासत में बड़ी ख़ास एंट्री डाली थी, अभी वो जेल में भी हैं, अमृतपाल, वो भी अपनी जो है वो सीट निकालने में कामयाब हो गए हैं। यानी कि वो उनका तो ये आम बात थी कि वो कहते थे कि मैं किसी संविधान को नहीं मानता, मैं किसी आइन को नहीं मानता, लेकिन अभी वो लोकसभा में पहुंचे हैं लेकिन जेल में हैं, तो अभी देखते हैं उनकी जो है वो बाहर आएंगे। और दूसरी तरफ जो है ख़ास सीट जो जीती गई है वो फरीदकोट की है। फरीदकोट से सरबजीत खालसा सीट जीते हैं। सरबजीत खालसा वो शख्स है जिसके वालिद ने इंदिरा गांधी जो साबिक प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं उनका कत्ल किया था, बेअंत सिंह का बेटा सरबजीत खालसा भी जो है वो लोकसभा में पहुंच गया है। अब हैरतनाक बात ये होगी कि एक तरफ इंदिरा गांधी का पोता राहुल गांधी भी लोकसभा में होगा, दूसरी तरफ सरबजीत खालसा भी वहाँ पे होगा। तो ये एक यानी कि अहम सीट है सिख
पंथ के लिए। तो पंजाब की सियासत में भी काफ़ी बदलाव नज़र आए। आम आदमी पार्टी जिनकी अभी पंजाब में हुकूमत है वो 3 सीटें लेने में कामयाब हुए हैं। उधर बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी है वो जो अक्सरियत में जा रही है। तो इस वक्त अभी गुम गो की कैफियत है। अगर नीतीश कुमार या राजेंद्र बाबू नायडू जो हैं वो अगर इंडियन अलायंस में आते हैं तो इंडियन अलायंस अपनी हुकूमत बनाने में कामयाब हो सकता है। क्या अगले जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो नरेंद्र मोदी बनेंगे? इन इलेक्शन में एक चीज़ तो ये साफ नज़र आई है, जो एक हवा बनी हुई थी ख़ास तौर पे बीजेपी की, जो आरएसएस की सियासत, जो यानी कि एक्सट्रीमिज़म की सियासत है, जो कट्टर हिंदुइज़म की सियासत है, जो हिंदुत्व का दोबारा हिंदुत्व को यानी कि प्रचार कर रहे थे, हिंदुत्व को आगे लाना चाह रहे थे, राम राज की बातें कर रहे थे। अभी आपने पिछले दिनों देखा होगा कि जो बाबरी मस्जिद का तनाज़ा बड़ा 1992 से चल रहा था, उसकी जगह पे राम मंदिर की तामीर जो है बड़ी अहमियत की हामिल थी वहाँ पे। लेकिन हैरतनाक बात तो ये है कि वहाँ से फैज़ाबाद, अयोध्या में फैज़ाबाद की सीट भी बीजेपी हारती हुई नज़र आती है, जबकि अयोध्या की सीटें बीजेपी यानी कि जिन्होंने बाबरी मस्जिद, मुसलमानों की दुश्मनी में, एंटी मुस्लिम पॉलिटिक्स में बीजेपी की जो सियासत है, जो आरएसएस की सियासत है, जो राम राज का नारा है, जो हिंदुत्व की नारे हैं, उसको एक बहुत बड़ा झटका ये है कि फैज़ाबाद से जहाँ पे अयोध्या में राम मंदिर तामीर हुआ और पिछले ही कुछ दिन पहले यानी कि नरेंद्र मोदी ने बहुत बड़े लेवल पर उसका इफ्तिताह भी किया, वहाँ से भी बीजेपी को झटका लग रहा है और वहाँ से वो अपनी सीट हासिल नहीं कर पाएंगे। अब सिचुएशन ये है कि क्या मजहबी एक्सट्रीमिज़म वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में हो, चाहे हिंदुइज़्म में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, अवाम जो है उसको उस तरह से कबूल नहीं कर रहे। अवाम ने ये रिजेक्शन दे के ये दिखाया है कि अभी हमें जो है जमहूरियत की ज़रूरत है, अभी हमें एतदाल की ज़रूरत है, हमें मोतदल क़यादतों की ज़रूरत है जो कि किसी भी तबके से, किसी भी अक़लियत के ख़िलाफ़ उस तरह से ना हो। अगर नरेंद्र मोदी की आप 2 टेन्योर की सियासत देखें उनकी प्राइम मिनिस्टरशिप की, तो वो एंटी मुस्लिम, एंटी पाकिस्तान बहुत अरूज पर रही है। और अभी भी उनका जितना प्रचार रहा है इलेक्शन कमीशन में, जितनी उनकी कैंपेन रही है, तो वो उनका यही रहा है कि वो मुसलमानों के हक़ में नहीं थे, मुसलमानों के ख़िलाफ़ सियासत करते हैं। एंटी मुस्लिम सियासत है नरेंद्र मोदी की, भारतीय जनता पार्टी की, आरएसएस की। लेकिन इस मफ़हूम को और इस नज़रिए को वहाँ के अवाम नज़र आ रहा है कि उन्होंने कबूल नहीं किया है। अगर नरेंद्र मोदी कामयाब होते भी हैं या भारतीय जनता पार्टी कामयाब होती भी है अपना प्राइम मिनिस्टर लाने में, वो इंतहाई कमज़ोर प्राइम मिनिस्टर होगा। जितनी भी प्रोग्रेस होती रहेगी हम आपसे डिस्कस करते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।